नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहा। तो दिल्ली के लोग सुबह 7 बजे से वोटिंग कर रहे हैं। सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक का टाइम है, यानी कि लगभग 11 घंटे का वक़्त मान लीजिए आप, जब आप वोट कर सकते हैं। और अगर 6 बजे तक जो भी शख्स आखिरी लाइन में लग जाएगा, वो चाहे रात कितनी भी हो जाए, तब तक वो वोट डाल पाएगा। तो सबसे पहले तो अपील दिल्ली वालों से कि अभी भी जो अपने घरों से नहीं निकले हैं, घरों से निकलें और अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें और अपनी सरकार चुनें। वहीं अब तक की वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, 3 बजे तक जो चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, 46.55% तक मतदान पूरे दिल्ली में अब तक हुआ है। यानी कि लगभग 47% तक ये मतदान हुआ है। इसमें बैलेट पेपर के जरिए जो मतदान किया गया है, वो शामिल नहीं है। और फाइनल आंकड़े आपको पता ही है कि आजकल किस ट्रेंड से और किस तरह से आते हैं। लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में हमने देखे हैं और कितनी परसेंटेज बढ़ जाती है फाइनल काउंटिंग की, ये भी हमने देखा है। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज्यादा अब तक दिल्ली में जिस सीट पर वोटिंग हुई है, वो है मुस्तफाबाद की, जहां पर 56.12% तक वोटिंग हुई है। और दूसरी सबसे ज्यादा जहां पर वोटिंग हुई है, जो दूसरी सीट है, वो है सीलमपुर की, जहां पर 54.29% तक मतदान हुआ है। ये आंकड़े मैं आपको 3 बजे तक के बता रही हूं। ये वो दो इलाके हैं, मुस्तफाबाद और सीलमपुर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, जो दिल्ली दंगा प्रभावित इलाके हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं कि लोगों का सेंटिमेंट किस तरह का है। खासतौर पर मुस्तफाबाद की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ एआईएमएम ने ताहिर हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हुआ करते थे, उन पर अपना यकीन दिखाया है, उनको मैदान में उतारा है, जो कि कैंपेन के लिए जिनको जमानत मिली थी पेरोल पर, वो आए थे और 4 दिन के लिए उन्होंने कैंपेन किया था। कुछ इसी तरह का हाल ओखला विधानसभा सीट का भी है, जहां पर मामला त्रिकोणीय नहीं बल्कि चार कोणीय नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और इसके साथ साथ एआईएमएम ने जो अपना कैंडिडेट उतारा है, सीधा मुकाबला यहाँ पर आम आदमी पार्टी और एआईएमएम के बीच में ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो कैंडिडेट एआईएमएम ने यहाँ पर भी उतारा है, वो भी वो कैंडिडेट है जो दिल्ली दंगों के दौरान, सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, उनमें से एक है शिफाउर रहमान, जिनको एआईएमएम ने मैदान में उतारा है। तो एआईएमएम ने भी अपना दावा ठोका है, इसलिए मैं बता रही हूं कि इस बार का चुनाव दिल्ली का बेहद दिलचस्प है। ये चुनाव पिछले चुनावों से बेहद अलग नजर आ रहा है। ये चुनाव जहां आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव साबित हो रहा है, तो वहीं इस बार कांग्रेस पूरे दमखम से लड़ती हुई नजर आ रही है। 2013 के या 2015 के बाद से अगर हम बात करते हैं, पिछली बार की अगर हम बात करें 2020 की, तो 62.82% लोगों ने मतदान किया था। ये फाइनल फिगर थी चुनाव आयोग की तरफ से जो जारी की गई थी, और 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया था और सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ये कहना बहुत मुश्किल लग रहा है अभी कि आखिर किस तरफ ये चुनाव जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत अपनी झोंकी हुई है। और इसे इस तरह से आप समझिए कि आज जब वोटिंग हो रही है, उस दिन नरेंद्र मोदी ये नहीं भूले कि उन्हें कोई एक इवेंट क्रिएट करना चाहिए, ताकि वो मतदाताओं को प्रभावित कर सके। और इसीलिए उन्होंने संगम में जाकर डुबकी लगाई है। जिस तरह से उन्होंने डुबकी लगाई है, जहां सिर्फ उनका चेहरा मात्र ही पानी में हल्का सा डूबा हुआ नजर आया, ना कि पूरा पूरा सर के साथ जो पूरा शरीर जिस तरह से डुबकी लगाई जाती है। और अब इसको लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, अब तक 11 बार ऐसा हो चुका है कि जब जब कहीं पर चुनाव है, तब तब कहीं और जाकर नरेंद्र मोदी इसी तरीके से किसी न किसी आध्यात्मिक गतिविधि में संलिप्त हुए पाए जाते हैं। यानी कि वहां कुछ ना कुछ पूजा अर्चना करते हुए, कहीं ध्यान लगाते हुए नजर आते रहे हैं। हरियाणा का जब चुनाव था, तब हमने देखा था महाराष्ट्र में जाकर मंदिर में माथा उन्होंने टेका था। जब 2024 का चुनाव का आखिरी चरण था, तब हमने देखा था कि रॉक विवेक मेमोरियल वो चले गए थे। 2019 का आपको चुनाव याद होगा, जब केदारनाथ चले गए थे और वहां पर घंटों उन्होंने समाधि ली थी और वहां पर बैठे रहे थे, ध्यान उन्होंने लगाया था।
तो नरेंद्र मोदी को जब जब ये लगता है कि उनका चुनाव कमजोर हो रहा है और उन्हें अपने सारे हथियार जो है वो इस्तेमाल करने हैं, तो वो सब कुछ करते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए आज भी आप ये देखिए कि जहां एक तरफ अभी भी परिजन अपनों को ढूंढ रहे हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके अपने नहीं मिले हैं, और अभी तक सरकार विफल रही है ये आंकड़ा जारी करने में कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है। और इसको लेकर विपक्ष हमलावर है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, और उस पर पूरी तरीके से राजनीति हो रही है। लेकिन इस सब के बीच आप देखिए कि नरेंद्र मोदी सुबह ही सुबह तमाम टीवी चैनल्स पर छाए रहे। अगर कोई एक तस्वीर जो एक मीडिया का एक धड़ा है जो जो सरकार के पैरों में पड़ा है एक तरह से, वो क्या कुछ करता हुआ नजर आ रहा है, दिखा रहा है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई। तो नरेंद्र मोदी चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारा चुनाव आयोग तो आपको पता ही है कि किस तरह से पिछले 10 साढ़े 10 साल से काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर चाहे अखिलेश यादव हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने दोनों ने ही सवाल खड़े किए हैं। मैं आपको बता दूं कि मिल्कीपुर में भी चुनाव है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इज्जत की बात बन गई है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या गवा देना समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीत गए थे, और अब मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है और पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वहां पर झोंकी हुई है। डबल इंजन की सरकार है, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह की वहां ताकत लगाई होगी। अखिलेश यादव लगातार उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग की जा रही है बड़े पैमाने पर। और एक नहीं, उन्होंने कई ऐसी वीडियोस हैं जो जारी की हैं और जारी करके ये बताया है कि देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बोगस वोटिंग करा रही है। और एक उन्होंने एक स्टिंग भी उन्होंने शेयर किया है। वहीं दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता अलग अलग जगहों पर जाकर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए आज भी पैसा बांटा जा रहा है। मैं बात यहाँ पर जंगपुरा की कर रही हूँ, जहां से मनीष सिसोदिया उम्मीदवार हैं। बाकायदा तौर पर एक वीडियो जारी किया गया, वीडियो जारी करके मनीष सिसोदिया उसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस घर से पैसे बांटे जा रहे हैं। और वहां पर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे जब मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद थे। इसी तरह की कुछ शिकायत जो है वो ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज ने की है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि अलग अलग जगहों से, चाहे आतिशी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, इसी तरह की तस्वीरें सामने देखने के लिए मिल रही हैं और इसी तरह की शिकायतें देखने के लिए मिल रही हैं। यानी कि साफ तौर पर जो 26 साल का सूखा है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में, वो उसको खत्म करना चाहती है किसी भी कीमत पर। उसके पास कोई चेहरा नहीं है, प्रवेश वर्मा को चेहरा बनाया गया है। प्रवेश वर्मा के ऊपर आपको पता है किस तरह के तमाम इल्जाम इस चुनाव के दौरान लगते रहे कि उन्होंने पैसा बांटा, बर्तन बांटे, जूते बांटे और प्रभावित किया पूरे चुनाव को। एफआईआर भी उनके ऊपर दर्ज हुई, लेकिन जिस तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं होती हुई नजर आई। और हाई प्रोफाइल सीट जितनी भी हैं, चाहे वो आतिशी की हो या फिर मनीष सिसोदिया की, सौरभ भारद्वाज की, इस तरह की तमाम सीटों पर एक तरह की रस्साकशी देखने के लिए मिल रही है। वहीं जो मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं, जहां पर हम लगातार हर चुनाव में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो उपचुनाव हो या दूसरे कहीं पर भी हो, हम ये देखते रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स के साथ एक अलग तरह का भेदभाव किया जाता है। आज भी सीलमपुर से इस तरह की तस्वीर नजर आई, जहां पर जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो जो बुरखे में महिलाएं जा रही हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, बुरखा हटाकर उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है। हालांकि अगर ऐसा करना है तो ये काम सिर्फ चुनाव अधिकारी का हो सकता है, वो भी महिला चुनाव अधिकारी। और आप ये देखिए कि किस तरह की चीजें अलग अलग जगह से देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि कटोगे बटोगे से लेकर योगी आदित्यनाथ का पूरा चुनावी प्रचार और अब नरेंद्र मोदी का संगम में डुबकी लगाना, आप ये समझ सकते हैं कि बिना धर्म का कार्ड खेले भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी चुनाव नहीं जीत सकती है। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि दिल्ली में भी उसको सत्ता हासिल हो, ताकि जो लगातार बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, 240 सीट आई थी 400 के पार का नारा लगाकर, तो उसमें और ज्यादा कैसे मजबूती आए और इस जीत पर चढ़कर किस तरह से वो बिहार की सत्ता पर भी काबिज हो, ये उसकी पूरी जुगत है। और इसमें
सीधे तौर पर राहुल गांधी उनको मात देते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी आप ये देखिए 18-20 दिनों में दूसरी बार आज वहां पर पटना पहुंचे हैं और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसी राजनीति पे वो वार कर रहे हैं जो राजनीति नीतीश कुमार लगातार वहां पर करते रहे हैं। दलित, महादलित, जातिगत जनगणना, इस सब की वो सियासत वहां पर करते रहे हैं और राहुल गांधी लगातार वहां पर जाकर उसको चुनौती दे रहे हैं। और दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प, 6 बजे तक वोटिंग है और 6 बजे तक जो भी लाइन में लग जाएगा वो वोट कर पाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि बोगस वोटर्स जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट है, खासतौर पर जो पूर्वांचली उनके नाम काटे जा रहे हैं। अगर महिलाएं, उन्होंने खासतौर पर महिलाओं से अपील की, अगर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और वोटिंग परसेंटेज के जो गैप है जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर वो बढ़ जाता है, यानी कि 10 से 15% का अगर होता है, तो बीजेपी किसी कीमत पर सरकार नहीं बना पाएगी। बीजेपी की हम बात करते हैं तो लगातार 30, 32, 35, 38% तक उसका वोटिंग परसेंटेज हर इलेक्शन में रहा है। और लोकसभा की बात करें तो वो तमाम सातों की सातों सीटों पर उसका कब्जा रहा है, लेकिन हर चीज के लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को बनाती रही है। लेकिन इस बार मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण है और त्रिकोणीय नजर आ रहा है क्योंकि इस बार कांग्रेस पूरे दमखम से लड़ रही है और आखिरी के हफ्ते में कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, रोड शोज उन्होंने किए, रैलियां उन्होंने की और सिलेक्टेड सीट उन्होंने देखी जिस पर उन्होंने पूरी की पूरी ताकत झोंकी, जहां पर वो दलित मतदाता और इसके साथ साथ जो मुस्लिम मतदाता है उस पर खास तौर पर उसकी नजर है। और आज संजय सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया और ये कहा, उन्होंने इल्जाम लगाया और ये कहा कि जो वाल्मीकि समाज से जो वोटर्स आ रहे हैं उनको सही से वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और कई उन्होंने कहा कि लोगों की गिरफ्तारियां भी की जा रही है। इस तरह की बात संजय सिंह ने कही, यानी कि जो दलित वोटर है जो कि 16% से ज्यादा है दिल्ली में, उस पर सबकी निगाहें हैं। लगभग इतना 12 से 14% मुस्लिम मतदाता भी है जिस पर सबकी निगाहें हैं। और आप ये देखिए कि मध्यम वर्ग को अपनी तरफ रिझाने के लिए और कैसे चुनाव आयोग बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम करता है, इसकी एक वानगी मैं आपको यहाँ पर रखना चाहूंगी कि कुंभ चल रहा है, इसके अलावा बजट सत्र है, इस सब को देखते हुए चुनाव की तारीखों को तय किया गया है ताकि बजट पेश हो और बजट में मध्य वर्ग के लिए किस तरह से जो रिबेट दी गई है टैक्स में उसका फायदा दिल्ली में मिले और कुंभ के जरिए जो उनका एक वोट बैंक है, जो धर्म के आधार पर धर्म की अफीम जिनको चटा रखी है, उनको कैसे अपनी तरफ पूरे तरीके से एकजुट करें। और बटोगे कटोगे का नारा तो दिया जा रहा है, ये सब कुछ किया गया है और विपक्ष लगातार ये इल्जाम आपको पता है कि लगातार आए कि कैसे बी पार्टी बनकर काम करता रहा है चुनाव आयोग। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि बीच वोटिंग की क्या ये पता चल गया है कि किस तरफ जा रहा है दिल्ली का चुनाव। क्या दिल्ली के चुनाव को प्रिडिक्ट करना आसान है या इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है और कांग्रेस पार्टी किंग बनेगी या किंग मेकर की भूमिका में होगी, ये भी जानना बेहद जरूरी है। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, तमाम मेहमानों का इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराती हूँ। मेरे साथ फिलहाल दो खास मेहमान हैं। पीयूष पंत जी हैं मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार दिल्ली की सियासत और दिल्ली से जुड़ी तमाम चीजों को बहुत बारीकी से वो देखते हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ विवेक देशपांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है। विवेक जी, स्वागत आपका मेरे कार्यक्रम में। मेरे साथ संदीप यादव जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी कार्यक्रम में। और शुरुआत पीयूष जी आपसे करना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, जाते हुए किधर जाते हुए देख रहे हैं? अगर 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 46.55% हो, जो कि पिछली बार फाइनल काउंटिंग 62.82% रही थी, तो अभी तो कह सकते हैं कि 3 बजे तक यानी कि लगभग 3 घंटे का चुनाव और बचा है और जो लाइनों में लग जाएंगे वो फाइनल काउंटिंग होगी, वो अलग नंबर आएगा और बैलेट पेपर इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो लग रहा है आपको ये वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से ज्यादा होगी? और अगर ज्यादा होगी तो फिर किस तरफ देख रहे हैं आप इसको? जी हाँ बुशरा जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आंकड़े आए हैं 3 बजे के, वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि चुनाव का परसेंटेज जो है, मतदान परसेंटेज, वो अच्छा जाएगा और वो मुझे लगता है कल 65-66% के आसपास होना चाहिए। और इसमें आप अभी वो काउंट करेंगे जब जो पोस्टल बैलेट है
उससे प्लस चुनाव आयोग अगर की कोई भूमिका है अंदरूनी कोई छिपी हुई, जैसे कि हमने अन्य हरियाणा के या लोकसभा चुनाव में या महाराष्ट्र चुनाव में देखा है, तो वो कितना टाइम लेता है फाइनल जो है कि वो डेटा देने में, अगर उसमें कुछ देरी से देता है तो निश्चित रूप से तो फिर और बढ़ेगा कि कहाँ किस तरह से किन किन सीटों में भाजपा को जिताना है, उस हिसाब से वर्कआउट करके तो और बढ़ सकता है। लेकिन अभी के हालात बता रहे हैं कि निश्चित रूप से हर दल जो है अपने अपने वोटर्स को लाने में लगा है, यही इंडिकेशन है। खासकर जो दंगा प्रभावित सीटें आप देखिए जिसमें बड़ा ही इंटेंसिवली और इंटेंसिवली जो वहां पे प्रचार हुआ है, और खासकर वहां पे ओवैद्दीन असदुद्दीन ने ओवैसी। भी जिस तरह हाँ असुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट उतारे हैं दो सीटों पे, जहां जहां चाहे वो जाफराबाद हो, जाफराबाद है, जी, सीलमपुर है मेरे ख्याल मुस्तफाबाद से, और ओखला 2 जगह पर उन्होंने उतारे हैं। जी। मुस्तफाबाद और ओखला, दो जगह मुस्तफाबाद और जी, ओखला, दो जगह सबसे ज्यादा जो है देखिए वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है वहां पे। और यहाँ पे जो है कि आप भी बहुत तेजी के साथ कैंपेनिंग उसने करी है, और उसने अपने कैंडिडेट बदले भी, अपने एमएलए को बदल के उन्होंने जो कांग्रेस से आए विधायक थे उनको शामिल किया। तो मुझे लगता है कि एक टर्नआउट जो है मुस्लिम मतदाताओं का बढ़ा है काफी। वो किसके पक्ष में गया है ये देखने वाली बात है, लेकिन ओवैसी ने चूंकि वही दंगा प्रभावित, जो दंगे में जिनकी भूमिका थी, ऐसे वहां के लोगों को अपना कैंडिडेट बनाया है। और उनके प्रति कहीं ना कहीं मुस्लिम युवाओं में एक सिंपैथी दिख रही थी, एक उनके प्रति आकर्षण दिख रहा था। और मुस्लिम युवा ये बात खुल के बात कह रहे थे कि नहीं, हम तो उनके पक्ष में, उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी है, और एक हमें वो हमारी बात कहते हैं ओवैसी साहब जो है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि ये सीट कहाँ कहीं इस आपस की लड़ाई में, ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन जिस तरह से हैवी वोटिंग हुई है उसे मुझे लगता है कि कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा शायद न मिले। इसमें से या तो आपको मिलेगा या ओबीसी को मिलेगा, लेकिन कट टू कट ही मामला मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक इंडिकेशन है, और खासकर साउथ दिल्ली में आप देखिए परसेंटेज कम है, साउथ दिल्ली में वैसे भी कम रहता है। और मैं ऐसा दिखाई दे रहा था कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक के जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें वो सीटें ज्यादा थोड़ी कमजोर दिखी, पूर्वांचल वाली सीटें ज्यादा दिख रही वोटिंग होते हुए। आप चाहे पूर्वी दिल्ली का इलाका है, आप देखिए जहाँ पे चाहे लक्ष्मी नगर हो, चाहे इधर आपका आदर्श नगर हो, चाहे इधर जो भी है उधर, तो ये पूरा इलाका जो है वो वहां पे भी वोटिंग प्रतिशत अच्छा है। पश्चिमी दिल्ली में जो है कम है वहां पे। तो जहां भाजपा के जी, इलाके माने जाते हैं वहां पे थोड़ा सा मुझे ऐसा इंडिकेशन अभी दिख रहा है कि थोड़ी उस स्थिति से मजबूत स्थिति नहीं दिख रही है जितनी की होनी चाहिए थी वहां पे। क्योंकि अगर ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है कि मतलब एक बदलाव की स्थिति हम जनरली मानते हैं, हालांकि अभी कुछ चुनाव में हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं है, चाहे कम हो या ज्यादा हो। उससे ये ट्रेंड पहले पता लगता था कि ज्यादा प्रतिशत होने का मतलब बदलाव की तरफ लोग चाह रहे हैं, और कम का मतलब कि स्टेटस को की तरफ लोग जा रहे हैं, उसी सरकार को रखना चाहते हैं जो सरकार है। लेकिन दो तीन चुनाव से, चार पांच चुनाव से हम ये देख रहे हैं कि ये ट्रेंड होना जरूरी नहीं है। तो बहरहाल लेकिन इतना हुँ। कहा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा ही जाएगा, और परिणाम जो है कि आपको चौंकाने वाले भी हो सकते हैं इसमें। लेकिन पिछले कुछ चार पांच दिनों में ये लगातार भाजपा की स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दी है। और भाजपा जिस तरह से जो है कि देखिए अपना खेल करती है चुनाव को लेके, साम दाम दंड भेद की उसकी अपनी नीति है, वही चलती है। और हर कुछ जो है उसका इस्तेमाल करती है, नैतिक अनैतिक सारे तरीके इस्तेमाल करती है। और आज मोदी जी जो हर बार वो चुनाव के पहले करते हैं, वो आज जो कहा जाता है शायद जिस तरह का वहाँ जो स्टम्पीड हुआ है उसको लेते हुए एक संवेदनशील होने के नाते थोड़ा सा वो नहीं जाएंगे वहां पे। ये भी खबरें थी कि कैंसिल हो गया उनका वहां पे नहान जो है 5 तारीख का, लेकिन अल्टीमेटली उनको अपने चुनाव को जिताना है, इसलिए उसका भी इस्तेमाल करना था, तो वो वहां पहुंचे। और लगातार मीडिया वही दिखाता रहा, न कि क्या चल रहा है वोटिंग का दिल्ली में क्या है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जो है ये कोशिश कर रही है कि इस बार चुनाव जो है अपने पक्ष में करे। और थोड़ी बहुत तो हुँ, उसको सफलता मिलती हुई मुझे भी दिखाई दे रही है, खासकर मिडिल क्लास के लिए। जिस तरह जैसे आपने कहा भी कि ये पूरी तरीके से कहीं न कहीं जो है कि एक मिली भगत दिखाई देती है। चुनाव आयोग ने जिस तरह की तारीख है, जबकि 23 फरवरी
जो है कि वो डेट है जो जहां दिल्ली असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए वहां वहां पे इसने पहले जो चुनाव करा दिया गया और देर में भी हो सकता था क्योंकि वही बजट भी पेश होना था 1 तारीख को और जो है कि जो है ये मौनी अमावस्या और तमाम इस तरह के नहान 5 तारीख उसमें पढ़नी थी, ये तमाम चीजें जो थी। तो इसको देखते हुए लगता है कि मुझे ये चीजें तारीखें रखी गई हैं और प्रभावित करने की कोशिश की गई है, लेकिन मिडिल क्लास को जिस तरह से बजट के माध्यम से एक ऑफर दिया गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा दिल्ली का जो तबका है वो उसमें बहुत बड़े 1 लाख कमाई वाले बहुत ज्यादा संख्या में लोग नहीं है ऐसे जो है न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में निश्चित रूप से हैं जो दिल्ली में जो इलाके हैं उधर के जहां सरकारी कर्मचारी हैं वो भी जो हायर स्केल में सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए है, लेकिन बाकी जो लोअर स्केल कर्मचारी हैं तो वो अभी भी 40, 50, 60 हजार वाले लोग जो हैं वो हैं। तो जी। लेकिन फिर भी ये कोशिश की गई है तो मुझे लगता है कि देखिए चुनाव थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां हम्म। आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही थी शुरुआत में, अब कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी जो है कि अपनी जमीन कवर करी है और एक नजदीकी का मामला हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कहीं जो है बिल्कुल मुहाने पे न पहुंच जाए सत्ता के, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है मुझे जी। लगता है कांग्रेस का तो बड़ा ढुलमुल सा रवैया रहा है और हम देख रहे थे कांग्रेस एक कभी मजबूत दिख रही थी, कैंपेनिंग भी हुई, राहुल गांधी भी, लेकिन बाद में अभी ओखला में कन्हैया कुमार नहीं पहुंचे जो एक मीटिंग उसको करनी थी और इस तरह से जो है कांग्रेस तो बहुत ज्यादा उस तरह से होती हुई दिखाई नहीं दे रही मुझे। अब जब वोटिंग परसेंटेज जो अगर मुसलमानों ने बहुत काफी संख्या में किया है और कांग्रेस के पक्ष में अगर किया है तो निश्चित रूप से 12 सीटें जो हैं वहां पे जो है कि मुस्लिम मतदाता का एक प्रभाव है, अच्छा खासा प्रभाव है, उससे कुछ फायदा कांग्रेस को हो सकता है। अब लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि हम एग्जिट पोल में क्या हमें दिखाई देता है या फिर जो है 8 तारीख को असली जब चुनाव परिणाम आते हैं तो क्या नतीजे आते जी। हैं। बिल्कुल। और एग्जिट पोल अब से कुछ ही देर के बाद एग्जिट पोल्स भी शुरू हो जाएंगे 6 बजे जब वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद जो आंकड़े हैं वो जारी किए जाएंगे। लेकिन आप लगातार डीबी लाइव पर भी लगातार जो आप देखते हैं जो हम पर यकीन करते हैं एग्जिट पोल के लिए वो एग्जिट पोल आप डीबी लाइव पर भी देखेंगे। 5 बजे के से हम शुरुआत करेंगे और आप एग्जिट पोल के आंकड़े 6 बजे के बाद से देख पाएंगे। लेकिन दिल्ली का चुनाव जो है जिस तरह से फ्रीबीज जिसको कहा जाता है, हालांकि लोक कल्याण योजनाएं हम इसको कह सकते हैं अगर सही से इसको कहा जाए, क्योंकि जो निचले तबके के लोग हैं या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको ऊपर उठाकर लेकर आना या उनकी मदद करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिन फ्रीबीज को लेकर अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता था, अब आप ये देखिए कि बीजेपी इतनी हताश और निराश नजर आई कि उसने कहा कि जो योजनाएं जन कल्याण, पहली बात तो फ्री बीज थे वो जन कल्याण हो गई और जन कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं जिस तरह से चल रही हैं वो उसी तरीके से चलती रहेंगी, ये बार बार कहा गया बीजेपी की तरफ से। तो इससे आप ये समझिए कि कितने डेस्परेट हैं वो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। बहुत चुभती है ये बीजेपी वालों को ये बात कि जिस दिल्ली में बैठकर वो 10 साल से सत्ता पर काबिज है उसी वही दिल्ली उनको बार बार नकार रही है। संदीप जी आपके पास में आऊं उससे पहले विवेक जी आपका पहला कमेंट क्या लग रहा है आपको चुनाव के ये वोटिंग परसेंटेज को देखकर किस तरफ जा सकता है दिल्ली का ये चुनाव? और आज नरेंद्र मोदी ने संगम में जाकर जो डुबकी लगाई है क्या इसका असर भी होगा? क्योंकि ये जाहिर सी बात है इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि ये जो मतदाता है उसको प्रभावित करने के लिए ही ये सब कुछ करते हैं नरेंद्र मोदी। और ये पहली बार नहीं है, ये 11वीं बार है जब उन्होंने ऐसा किया है कि कहीं चुनाव चल रहा है तो कहीं वो पूजा और इस तरह की तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। मिश्रा जी, जहाँ तक मोदी जी का नहीं होगा, इसलिए कि आपने खुद ही बताया कि ये कब 11वीं बार है जो इस तरह का वो कुछ एक आडंबर कर रहे हैं और लोगों ने इनको ये सब करते हुए बहुत सालों से लोग देख रहे हैं। तो अब इसका कोई एडिशनल इम्पैक्ट होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। उसका जो भी इम्पैक्ट होना था जनमानस पर वो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, लेकिन हर बार अगर वो इस तरह का कुछ आडंबर करते हैं तो और कुछ वोटों का इजाफा उसमें हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। उसका एक क्रिटिकल मास उससे जो मिलना था वो बीजेपी को मिल गया है। और वो कैसे हिंदू धर्म के रक्षक है, ये जो एक इमेज उन्होंने अपनी बनाई हिंदू हृदय सम्राट की, वो भी मुझे लगता है उसका एक लिमिटेड अभी एक एडवांटेज उनको जो मिला है वो
उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन जहाँ तक अब दिल्ली के चुनाव का सवाल है, देखिए और फिर मैं मोदी जी के बारे में ये भी कहूँगा कि वो ए एक तरह से भारतीय राजनीति में जिस तरह से उन्होंने जी, लगता है सिग्नल्स की कुछ प्रॉब्लम है विवेक जी के साथ। विवेक जी के पास मैं लौट रही हूँ। संदीप जी, यही सवाल मेरा आपसे और मिल्कीपुर को लेकर भी। मिल्कीपुर जीतना बीजेपी के लिए कितना ज़रूरी है? और ख़ास तौर पर और दिल्ली का भी चुनाव, दोनों पर ही आपकी टिप्पणी चाहूँगी और वोटिंग परसेंटेज को देखकर आपको क्या लग रहा है फिलहाल? अभी तक तो जो मुझे मालूम था बुसरा जी, दिल्ली में 3 बजे तक 46.55% करीब 47% वोटिंग हुई थी। अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं जी, मालूम है, 4:30 बजने वाले हैं। तो लग रहा है वोटिंग शाम तक ठीक-ठाक हो जाएगी। और दिल्ली का जहाँ तक मसला है, दिल्ली में बहुत ही टफ फाइट है और फाइट के लिए रीज़न ये नहीं है कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। फाइट के लिए रीज़न ये है कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा और आम आदमी पार्टी जो अभी तक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करके और सत्ता में थी, वो थोड़ी डिस्क्रेडिट होती हुई सी दिख रही है। क्योंकि जो एक्साइज़ पॉलिसी थी दिल्ली सरकार की, जो सॉफ्ट हिंदुत्व था अरविंद केजरीवाल का और जो उनके पार्टी के ऊपर एक एलिगेशन लगा कि इनके लोग करप्ट हैं और उन्होंने काम भी वैसे किए कुछ। और तीसरा चौथा जो मामला था वो सुप्रीमो कल्चर का, कि वही सब कुछ पार्टी उन्हीं से शुरू होती है, उन्हीं पे खत्म होती है। तो इससे उनके परसेप्शन पे बीजेपी ने चोट पहुँचाई है। और बीजेपी का जो वोट परसेंट था पिछले 38%, मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत कुछ बढ़ोतरी होगी। जो बात करने से लोगों के बीच पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई बीजेपी की तो 40% हो सकता है। लेकिन सीटों में बढ़ोतरी होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जो है, वो नीचे गिरेगा। अब मसला ये है कि जो जो कांग्रेस का हाल था 4.25% के आसपास, 4.5% के आसपास वोट था। वो 10 से 12% लोग बता रहे हैं 15% तक भी जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में क्या सीटों की स्थिति होगी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया है सिवाय मैनेजमेंट के, और उनका मैनेजमेंट चाहे वो चुनाव का मैनेजमेंट हो, पैसे का मैनेजमेंट हो और सारा व्यवस्था का मैनेजमेंट हो, उससे ही वो चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कोचिंग को छोड़ दिया जाए, पोलराइजेशन का काम किया है। और जिस फ्री बीज की प्रधानमंत्री आलोचना किया करते थे 2022 में, उन्हीं फ्री बीज को बीजेपी ने भी उन्हीं का वादा किया है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भी हनुमान चालीसा पढ़ने वाले सॉफ्ट हिंदुत्व पे आए, फिर उसके बाद उन्होंने वो मजबूर हुए, उन्होंने जिस तरह से कहा कि रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, उनके बच्चों को कॉर्पोरेशन के स्कूल्स में वो दाखिला नहीं देंगे। तो एक बात ये भी हुई है कि जो बीजेपी की लाइन थी, उसी विचारधारा की जो लाइन है, उसमें और आम आदमी पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है। रही बात कांग्रेस ने जो 15 दिनों में चुनाव को थोड़ा-सा इंटेंस बनाया है, कांग्रेस ने किया क्या कि उसके पास अच्छा मौका था, लेकिन वो कहीं न कहीं कुछ बीच में ढीली दिखी, लेकिन अंत में 15 सीटों पर बड़ी मजबूत स्थिति में है, माने मजबूत ढंग से चुनाव लड़ रही है। अब इसमें मामला ये है कि कांग्रेस का जो बेसिकली सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज़्म, इस तरह का जो उसका जो चुनावी दावा था, उस पर वो जम के टिकती तो और बढ़िया करती। और कांग्रेस मुझे लग रहा है कि सीटें कितना जीतेगी ये सब कहना तो सिर्फ फर्जिश का काम है। लेकिन हालत ये है कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा लूज़र होने जा रही है और वो डेंट किया है बीजेपी ने परसेप्शन के हिसाब से। उन्होंने जनता में ये पहुँचा दिया है कि ये करप्ट हैं और आम आदमी जो उनका वोटर हुआ करता था, वो इस बात को अब खुल के कह रहा है। उसको जैसे भी ये नैरेटिव मिला है, जैसे भी परसेप्शन उनके बीच में डेवलप किया गया है, उसमें बीजेपी की ये सफलता रही है। और जो जिन लोगों का वोट काटे थे आम आदमी पार्टी ने, उन लोगों को बीजेपी ने बहुत बढ़िया से चुनाव में उनका प्रयोग किया है। आम आदमी पार्टी के जो जिनको टिकट नहीं मिला, जो एक तरह से डिफेक्टर्स थे, जो सिटिंग एमएलए थे, उनका प्रभाव है, उनको यूज़ किया है। आपने जो उनकी
अफवाह फैला के जो पोलराइजेशन का मामला है उसको यूज किया है। अब आप देखिए कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसमें 13% मुस्लिम है, 16.91% के आसपास दलित थे 2011 में, हालांकि हकीकत में 20% से कम नहीं। आदिवासी 2% हैं, ओबीसी इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो माइग्रेंट लोग हैं वो 25-30% उससे ऊपर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 40%। तो ये जो नीचे का तबका है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पकड़ बहुत ढीली हुई है, और इसी से ये जो डाउट लग रहा है कि वो अगर 40 सीटें 45 के बीच में रहते हैं तो सत्ता उनके हाथ से जा भी सकती है। तो ये फिलहाल ये मामला मुझे दिख रहा है। रही बात जो मैंने आपसे कहा कि जो फ्रीबीज की बात करती थी और बीजेपी संदीप जी, की, इसमें ये ऐड में ये भी करना चाह रही थी कि जब आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी बड़ा चेहरा जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर कैंपेन करने के लिए नहीं गए। सिर्फ ओखला में शायद संजय सिंह आए थे, उसके अलावा कहीं पर भी कोई बड़ा चेहरा जिन मुसलमानों ने भर भर कर वोट किया था आम आदमी पार्टी को, जो आंकड़े बताते हैं, जो कभी कांग्रेस का मतदाता हुआ करता था, वो कांग्रेस का मतदाता जाहिर सी बात है सारा शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी में गया, और वो आम आदमी पार्टी में वो मुस्लिम मतदाता भी गया, उसको जो वोट किया वहां उन सीट पर आप कैंपेन करने भी नहीं जा रहे हैं, और आप लगातार सनातन की बात कर रहे हैं, आप लगातार मंदिर मंदिर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको वोट तो चाहिए, लेकिन आप उन इलाकों में नहीं जाएंगे ताकि आपका जो दूसरा मतदाता है कहीं उसको कुछ नागवार न गुजर जाए। तो एक तरह से तो आप बीजेपी के नक्शे कदम पर ही काम कर रहे हैं। वोकल होती, क्योंकि तीसरी कोई पार्टी नहीं है दिल्ली में जो सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म और वंचितों की बात करे, और राहुल गांधी वंचितों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर खुल के कांग्रेस बहुत जम के लड़ती दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के मामले में तो हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है अरविंद केजरीवाल का। 2020 का दंगा जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक्चुअली वो दंगा होता ही नहीं, वो दंगा तो जिसे कहा जाता है ना कि दंगे को बुना गया था, मैन्युफैक्चर किया गया था, और उस दंगे में जितना बीजेपी के लोगों ने साजिश की उससे न बोल के केजरीवाल की जो साजिश थी वो कम नहीं थी। चाहे वो सीए एनआरसी का मसला हो, किसी भी मुद्दे पर आपकी एक व्यक्ति के रूप में राय होती है, लेकिन केजरीवाल की हमेशा एक गड मड पॉलिसी थी, और वो हमेशा उन्होंने एक एंटी मुस्लिम स्टांस लिया है, और वो है उस तरह से कि उन्होंने हमेशा हिंदुत्व को चुना है। और सही बात है कि मुस्लिम चूंकि विकल्प नहीं था तो उन्होंने उनको वोट किया। यही बात जैसे जो दलित नेता थे आम आदमी पार्टी में, और आम आदमी पार्टी में तो ये कहा भी जाता है, मैंने जिक्र किया सुप्रीमो कल्चर का, कि जब राज्यसभा भेजना था उन्होंने तीनों बनियों को भेजा, गुप्ता फैमिलीज को भेजा। उसके बाद जो पंजाब में मौका मिला वहां से भी किसी दलित को नहीं भेजा। राजेंद्र पाल गौतम उनके मंत्री थे, एक छोटे से मामले पे उनको रिजाइन करना पड़ा, फिर उनको ऐसी स्थिति बना दी गई कि पार्टी छोड़ना पड़ा। बातें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नाम तो जरूर लेते हैं केजरीवाल, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज हैं वो इन वंचित समाज के लोगों के एम्पावरमेंट के प्रति एकदम वो ईमानदार नहीं है। तो वो जो ढोंग था, वो जो पाखंड था, उसको जनता ने, कम से कम मुस्लिम समाज भी तो वो तो समझ रहा था, उसके पास ऑप्शन नहीं थे। कांग्रेस जब मजबूत होगी तो वो पूरा का पूरा शिफ्ट करेगा, दलित भी शिफ्ट करेगा, और वंचितों में जो माइग्रेंट्स हैं ओबीसीज के, वो भी शिफ्ट करेंगे। कांग्रेस मजबूत होने के आसार हैं, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में और अच्छा कर सकते थे, कर नहीं पाए वो। और रही बात केजरीवाल की, तो वो उनका जो सुप्रीमो कल्चर है उनको अपने ही पार्टी में, आप देखिए दूसरा कोई लीडर है उनकी बराबरी का कोई नहीं है, बस एक लीडर है जिनको वो मजबूरी में पचा रहे हैं, वो है संजय सिंह। संजय सिंह का भी अपनी पार्टी के भीतर मैंने उनसे बहुत इनसिक्योरिटी है अरविंद केजरीवाल को, और इसीलिए वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने सेंट्रल पॉलिटिक्स में है, वो स्टेट की पॉलिटिक्स में उतने इन्वॉल्व भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल अगर इस बार उनका जो परसेप्शन है जनता के बीच से वो नीचे जाता है, अगर वो सरकार बनाने में असफल रहते हैं, तो उनके लिए एक साफ साफ राजनीतिक संकट मुझे दिखता है। जी, बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, जेल के बाद जब वो निकले तो उनको लगा कि एक सिंपैथी वोट है
जो शायद उनको मिलेगा। जब जेल से बाहर निकल कर आए तो उनको लगा कि हवा तो उनके खिलाफ बह रही है, और उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तो उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद वो जिसको शीश महल कहकर बीजेपी जिस तरह का इल्जाम लगा रही है, जिसको शीश महल कहा जा रहा है, जो मुख्यमंत्री का आवास है, उसको उन्होंने छोड़ा और ये कहा कि अब वो जनता की अदालत में जा रही है और जनता ये फैसला करेगी कि वो बेईमान है या नहीं, या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है या फिर नहीं। अगर नई दिल्ली से वो हार जाते हैं तो ये भी देखना होगा कि क्या अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है और अगर केजरीवाल हार जाते हैं तो क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता की अदालत में उन्होंने फैसला छोड़ा है। क्योंकि ये भी अभी नहीं कहा जा सकता है कि जो हाई प्रोफाइल सीट है वो सीधे तौर पर बिल्कुल साफ तौर पर निकलती हुई नजर आ रही हैं। ये कांग्रेस जिस तरह से लड़ रही है उससे मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है, क्योंकि अब तक 2015-2020 में हमने ये देखा कि कांग्रेस उतनी मजबूती से नहीं लड़ती थी, तो मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होता था। लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय है, काफी ऐसी सीटें हैं, कम से कम 20 से 25, जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। जिन अवध ओझा को लेकर वो आए थे, उनकी भी अगर हम बात करें तो उनकी भी सीट क्लियरली फंसती हुई नजर आ रही है। और उनकी भी ये नहीं है कि मास्टर साहब की कुर्सी जो है उनको मिल जाएगी, लग रहा है कि उनकी सीट भी पूरी तरीके से फंसी हुई है, क्योंकि वहां पर भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो खासे मजबूत नजर आ रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं, देवेंद्र यादव हैं जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सीट भी काफी मजबूत नजर आ रही है, और इसी तरह से कई मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं जो मजबूत नजर आ रही है। तो अगर 8-10 सीटें भी, अगर बहुत ब्राइट चांसेस हुए, अगर 8-10 सीटें भी कांग्रेस लेकर आ जाती है तो क्या कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में होगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि किंग तो वो नहीं बनने जा रही है, लेकिन वो पहले से कितनी मजबूत होती है वो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जितनी आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, कांग्रेस उतनी मजबूत होगी, ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। विवेक जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपका कमेंट। जी, पता नहीं, मैं जब पिछली बार बात कर रहा था तो शायद अचानक इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो मेरी जी बात कहाँ तक आप सुन पाए मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक दिल्ली के चुनाव का सवाल है, मैं कोई उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं दूर बैठा हूँ दिल्ली से जी और आप लोग सब दिल्ली में हैं, और जो कुछ भी आप लोग बता रहे हैं, जिस तरह की खबरें मैंने वहाँ की पढ़ी है, यही लग रहा है कि त्रिकोणीय जो मुकाबला है उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, ये सारे लोग कह रहे हैं। तो मैं कोई विशेष बात कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन वो डैमेज कितना रहेगा ये बहुत ये अहम सवाल है। कितना डैमेज रहेगा, मतलब कहीं ऐसा हो जाएगा या कि पूरी तरह से बाजी पलट जाएगी और आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ चला जाए, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी नहीं। कांग्रेस देर से चुनाव में उतरी है और देर से काफी जोर लगाया है। अगर 5 साल का कांग्रेस पार्टी, अगर उसको पार्टी को बिल्ड करती दिल्ली में और ऑर्गेनाइजेशनली बिल्ड करती और लोगों के बीच में जाती, तो शायद आम आदमी पार्टी को एक कड़ा चैलेंज वो खड़ा कर सकती थी। लेकिन वो देर आई और नादुरुस्त आई है, तो डैमेज करेगी, लेकिन इतना नहीं करेगी कि जिससे आम आदमी पार्टी सत्ता से ही खारिज हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। और जो भी उनकी अभी आम आदमी पार्टी के पास जितनी सीटें हैं उसमें हो सकता है कि 15-20 सीटें कम हो जाए, लेकिन फिर भी वो सत्ता के करीब आम आदमी पार्टी ही रहेगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। और फिर ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को ही मदद करेगी सत्ता पर काबिज होने के लिए। हो सकता है उसमें पार्टनर भी बन जाए, जो भी है जिस तरह से भी हो, ये आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस, ऐसा कॉम्बिनेशन आज दिल्ली में ताकतवर दिख रहा है। मैं अपने लेवल पर अलायंस नहीं बना रहा हूँ, लेकिन पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में जो भी पॉसिबिलिटी है वो यही दिख रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठा आएंगे और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की कोशिश करेंगे, जो होना चाहिए आइडियली। तो कुल मिलाकर आज भी स्थिति बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी सत्ता पर काबिज हो जाए, इस तरह के नंबर्स बीजेपी के आएंगे, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है, क्योंकि किसी की हिम्मत अभी तो नहीं हो रही। हम जब एग्जिट पोल आ जाएंगे उसके बाद फिर थोड़ा बहुत एक अंदाजा आ जाएगा एग्जैक्टली दिल्ली में क्या हो रहा है। लेकिन कांग्रेस को अगर 8-10 सीटें भी मिल जाती है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस अपनी ताकत को वापस दिल्ली में एस्टेब्लिश कर सकती है। ये उसके एक पदचिन्ह जो है वो हमको वहां पर देखने को मिलेंगे, और उसके बाद फिर कांग्रेस ने अपने आप को दिल्ली में फिर से
ताकतवर बनाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए और वो सतत होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई चुनाव आए उस 3-4 महीने पहले आप रोड शोज़ कर रहे हैं और बस उतनी मेहनत पर आप कोशिश करें कि हम सत्ता पर काबिज़ हो जाएँ, ऐसा नहीं होता है। बीजेपी 24/7 करती है। 2 इलेक्शंस के बीच में जो 5 साल जाते हैं, पूरे 5 साल मेहनत करते रहती है। वो उनकी मेहनत कितनी गलत रास्ते से होती है, वो अपने आप में अलग विषय है डिबेट का, लेकिन मेहनत तो वो करते हैं। जी तो वो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस की उतनी मेहनत करने की तैयारी नहीं, क्योंकि अभी भी 10 सालों के बाद भी कांग्रेस अपोजिशन के रोल में अपने आप को पूरी तरह से ढाल नहीं पाई है, ये सच्चाई है। अभी शायद वो समय आ गया है कि कांग्रेस लेकिन विवेक जी, उस अगर रोल बीजेपी दिल्ली हारती है, बीजेपी अगर दिल्ली हारती है तो उसके लिए शर्मिंदगी की बात नहीं होगी कि आपने तमाम अपने मिनिस्टर्स बिल्कुल, लगाए, आपने चीफ मिनिस्टर्स की फौज उतारी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चुनाव आयोग, एलजी, सब कुछ, और उसके बाद भी आप दिल्ली का चुनाव हार जाते हैं। नहीं, मुंह की खाई तो उन्होंने लोकसभा में ही थी, लेकिन लोकसभा में पूरा मैन पावर, मसल पावर, मनी पावर, इंस्टीट्यूशनल पावर क्या नहीं था बीजेपी के पास में। उसके बावजूद 234 पर सिमट गए। तो अगर ये सब नहीं रहता, अगर असिमेट्रिक वॉर नहीं रहता लोकसभा में, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो बीजेपी 100-150 में ही सिमट जाती। वो तो 50-60 सीटें जो उनको एक्स्ट्रा मिली है, वो ये सारी जो ताकतें उनके पास है उसकी वजह से मिली है। वो अगर नहीं रहती तो वो सत्ता में आने का कोई कारण ही नहीं था। तो उस समय ही ये सिद्ध हो गया था कि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से इस तरह से इलिजिटिमेट तरीके अपनाकर मैनिपुलेशन करके चुनाव जीतने में विश्वास रखती है। तो दिल्ली में भी वो वही कर रही है। दिल्ली में देखिए पिछले 3 चुनावों में सिद्ध हो गया है कि दिल्ली के लोग बिल्कुल अपने मन में पक्के हैं कि लोकसभा में बीजेपी को और विधानसभा में केजरीवाल को। तो मुझे नहीं लगता कोई कारण है। अब की बार लोग अलग कुछ सोचेंगे कि नहीं, अब की बार तो मोदी को चुन के देना है, फिर बीजेपी को चुन के देना है। इस तरह के कोई आसार अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी की सीटें कम होगी तो वो कांग्रेस के वोट कटवा के रोल के भी चलते होगी। लोगों का रुझान कुछ बीजेपी की तरफ चला गया है आम आदमी पार्टी से निकलकर, ऐसा नहीं है। लोगों का रुझान बीजेपी के खिलाफ ही है, लेकिन उसमें से जो कुछ वोट जो है, कुछ सीटें जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएगी और बीजेपी को मुझे लगता है उतनी ही सीटें मिलेगी या फिर थोड़ी सी 5-10 सीटें ज्यादा मिल सकती है पिछली बार के मुकाबले, लेकिन बहुत ज्यादा बीजेपी को सीटें मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। तो कुल मिलाकर आज भी स्थिति बीजेपी के खिलाफ ही है जैसे पिछले 3 चुनाव में थी, और कोई कारण मुझे नहीं दिख रहा है कि बीजेपी असेंबली चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। जी बिल्कुल। और क्या पीयूष जी, जो एक लाभार्थी वर्ग, जिसको लाभार्थी कहा जाता है, हालांकि मैं इस शब्द को सही नहीं मानती हूँ, वो जो एक क्रिएट किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो एक लोअर मिडिल क्लास, जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, वो जो एक उन्होंने अपने लिए एक वर्ग तैयार किया है, क्या आपको लग रहा है कि वो छिटका है इस बार, या आपको लगता है कि वो इंटैक्ट है? जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो कुछ आया था वो शायद बीजेपी में वापस जा सकता है, लेकिन जो उन्होंने एक अपने लिए एक वोट बैंक जो अपना पूरा क्रिएट किया, वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के पास इंटैक्ट है? क्या उसमें कांग्रेस पार्टी कुछ सेंध लगाने में इस बार कामयाब रही है? देखिए बुशरा जी, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली में देखिए ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो 2 क्लासेस के बीच में है। एक हैव नॉट्स और एक हैव्स के बीच में है। और हैव नॉट्स जो भी हैं वो पूरी तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के साथ हैं। वो क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा रिलीफ जो है, राहत का काम किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, तमाम तरह की सुविधाएं दे के उनको। तो वो आज भी, आप महिलाओं से बात हमने जब की तो महिलाओं में आज भी जो है वो फीसदी, कम से कम 10% महिलाएं ज्यादा हैं जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, और वो प्रेफर कर रही है आम आदमी पार्टी को। यहाँ तक कि वो जो मुस्लिम समुदाय है, भले ही कांग्रेस उनके लिए बहुत लड़ाई लड़ रही है, या कांग्रेस जो है मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है लगातार, राहुल गांधी ने बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए, प्रियंका गांधी ने दिए, अच्छी भीड़ उमड़ी है, लेकिन वहां भी जो है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है जहां मुसलमानों का, वो थोड़ा सा जो है कांग्रेस की तरफ आकर्षित है। लेकिन जो थोड़ा सा जो है गरीब तबका है, जो जिन इलाकों में जो है वो जो है अभी भी जो है
वो तमाम चीजों के बावजूद वो उसकी सोच यही है कि आम आदमी पार्टी हमें चूंकि राहत दे रही है, और खासकर उस तबके की भी महिलाओं ने ये बात कही कि जो है कि आम आदमी पार्टी से हमको राहत मिल रही है, हमको बिजली पानी बस में आना जाना सब मुफ्त में है, तो हमारे लिए बहुत राहत है इस महंगाई के दौर में। तो निश्चित रूप से वो झाड़ू को ही प्रेफर कर रही थी। तो मुझे लगता है वो सेक्शन उसमें बहुत बड़ी सेंध जो है कांग्रेस लगाने में समर्थ नहीं हो पाई है। हाँ, कांग्रेस हुई है थोड़ा सा दलित वोट बैंक में निश्चित रूप से, और मुसलमानों के भी एक तबके में हुई है, जो पढ़ा लिखा जो सोचता है, जो राहुल गांधी के भाषण से प्रभावित है, उनकी बातों से प्रभावित है, जो उनका नजरिया वो देख जी रहा है, वो जो बात करते हैं कि इस देश में जो जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो संविधान के से निकलने वाले अधिकारों के बचे रहने की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अभी भी इस इन सब तबकों में चूंकि गरीबी ज्यादा है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, या दूसरी जाति के ओबीसी लोग हों जो दिल्ली में आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं, यहाँ रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं किसी तरीके से, आज भी उनके लिए अरविंद केजरीवाल की योजना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि जिस तरह से जो महिलाओं को 2100-2500 की बात की जा रही है, तो वो 2100 ज्यादा चाह रहे हैं कि 2100 ही मिलते, भले ही हमको मिलता रहे, हम उसके लिए उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि हमें और सुविधाएं भी मिल रही हैं, और हमें मिल रही हैं, जो सरकार हमें दे रही है हम उस पर विश्वास ज्यादा करेंगे। तो मुझे लगता है वो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो जो दूसरा फ्लोटिंग वोटर है, उसमें निश्चित रूप जी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक झुकाव इस बार दिख रहा है। उसके लिए काम भी किया भारतीय जनता पार्टी ने, सप्रयास काम किया है। जिस तरह से जो है कि बजट को लाके, बजट में करके, 8वां वेतन आयोग की घोषणा करके, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो मिडिल क्लास है, जो ये शिकायत करते रहे कि साहब फ्रीबीज जो है हमारे जेब से जो हम टैक्स देते हैं उसका जो है गरीबों पे दिया जा रहा है, जबकि ये फैक्ट नहीं है उतना, लेकिन ये एक आर्गुमेंट तो वो देते रहते हैं, इस तरह का नैरेटिव चलता रहता है। तो उनको संतुष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश ये भी करी है, देखिए, लेकिन इलीगली तरीके से उन्होंने कोशिश करी था, जो झुग्गी झोपड़ी है वहां जाके ये खबरें आई कि उन्होंने जो है पैसे दे दे के जो है कि वहां पे अब कितना सही है ये तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो जो है शाही के निशान लगा दिए गए हैं, और उनको पैसे दे के और कहा है कि आपको साहब चुनाव आयोग के अधिकारी आएगा आपसे वोट डलवा लेगा। तो इस तरीके से वो तरीके अगर अपना रहे हैं, तो झुग्गी झोपड़ी में उन्होंने लगातार जो है कि वहां मीटिंग की है, वहां उनको बांट के उन्होंने हर ब्लॉक लेवल पे और हर झुग्गी झोपड़ी में जाके लगातार वहां पे संघ के जो पदाधिकारी उन्होंने बात करी है, भाजपा के लोग पीयूष जी, इस तरह की उन्होंने तमाम बात चीजें करी हमें है। देखने के लिए देखो, मिलती रही। आपको रोक रही हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, और एक एक कमेंट लास्ट विवेक जी और संदीप जी से मैं लेना चाहूंगी। संदीप जी, अगर शहरी इलाके या जहां ये हम मान लें कि जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हम देख रहे हैं, वहां अगर वोटिंग परसेंटेज कम, और खासतौर पर जो इस तरह के इलाके हैं जहां झुग्गी झोपड़ियां ज्यादा हैं, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, अगर वहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, बम्पर है, तो क्या ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है? क्योंकि आप ये देखिए कि सैटरडे संडे न रखकर वेंसडे रखा गया है, ताकि लोग कहीं वीकेंड पे घूमने के लिए ना निकल जाएं, और जो बीजेपी का वोटर है वो कहीं उससे ना छिटक जाए, क्योंकि इससे पहले इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही जाती रही, इसलिए वेंसडे को रखा गया ताकि कहीं जाए ना वोटर्स उनके, और उनको वोट करें जो उनको लगता है कि शायद उनके वोटर्स हैं। तो क्या ये बीजेपी के लिए परेशानी की बात, क्योंकि ये देखा गया है भले ही सरकार बना लेती हो, लेकिन बीजेपी के वोटर में वो उत्साह नजर नहीं आता है। जी, यही वो रहस्य है जो बहुत लोगों की समझ में नहीं आता है कि चुनाव से पहले कोई उत्साह नहीं होता है, लेकिन जीतती बीजेपी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी, मैंने बताया कि उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। अगर आम आदमी पार्टी डिस्क्रेडिट होने जैसा दिख रही है, लग रही है, तो बीजेपी उससे ज्यादा डिस्क्रेडिटेड है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में नहीं उभर पाई, इसलिए बीजेपी को एक विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। कांग्रेस अगर कहती कि हम कोई दंगा नहीं होने देंगे भविष्य में, अपने मैनिफेस्टो में लिखती, कांग्रेस अगर कहती कि हम एक दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस अगर कहती कि हम माइग्रेंट्स के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करेंगे, क्योंकि पानी बिजली की पॉलिटिक्स से 10 साल में लोग थक चुके हैं और उनको अब ये मालूम हो चुका है, क्योंकि जो दूसरा टर्म था आम आदमी पार्टी का, जो ये 2020 के बाद से, इसमें कहीं कुछ आम आदमी पार्टी ने बहुत जनता को जोड़ा नहीं है और उल्टे खोया है। और उसमें क्या है कि जो उनकी पॉलिटिक्स थी वो अपने को डिफेंड करने में ही थी।
अब मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी पूरी तरह से लगी थी, चाहे वो उनके नेताओं को तोड़ने में या फिर अब देखिए आम आदमी पार्टी भी कोई दूध की धूली नहीं है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव में इतनी सीटें जीत लेगी कि उसकी सरकार बन सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के इस चुनाव में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें बहुत आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। वो 40 से 42 सीटें 45 सीटों के नीचे रहेगी और 35 से 45 में कहाँ रहेगी ये तो 8 को पता चलेगा। लेकिन ये उसके लिए बहुत टफ चुनाव है और बीजेपी मैंने बताया कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके बावजूद भी कोई बड़ा विकल्प नहीं होने की वजह से वो अच्छी खासी संख्या में सीटें जीतेगी। कांग्रेस अगर अपने जो मैनिफेस्टो था, जो विचार थे, उसमें वो क्लियर कट होती तो बहुत आसान होता। क्योंकि कांग्रेस का जो नैरेटिव जो राहुल गांधी ने 2-3 सभाएं की, साफ-साफ उन्होंने कहा कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, हम आर्थिक न्याय करेंगे, तमाम तरह की चीजें और इससे जनता जुड़ रही है। अब वो कितना जोड़ सकते थे, मैंने बताया आपको कि ये वो तबका है, जी, अगर कोई कह दे, बस एक बात कह दे, जोरदार ढंग से एक पॉलिटिकल जी। पार्टी, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी कि हम एक दंगा नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा मुस्लिम समाज का वोट उसको पड़ जाएगा। क्योंकि मुसलमान अभी अपने सम्मान को और अपनी जान को बचाने में खाली बस कंसंट्रेटेड है और माने वो चाहता है कि कोई हमारी इतनी रक्षा कर ले। दूसरी बात, दलित समाज के लोग भी समझ चुके हैं कि राहुल गांधी कहीं ज्यादा एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनको दिख रहे हैं जब वो संविधान हाथ में लेते हैं तो। अब अरविंद केजरीवाल उतने उनको अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे हैं, आए भी नहीं, क्योंकि वो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं गाए बगाए, लेकिन वो हनुमान चालीसा में ही उनकी पॉलिटिक्स सीमित है। तो ये जो अब उनकी जो पॉलिटिक्स है वो एक्सपोज हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव बीजेपी बहुत गेनर के रूप में निकल रही है, बहुत बड़ा गेन करेगी। मैंने बताया कि वोट बैंक हो सकता है 55 से आम आदमी पार्टी का 45 पे आ जाए और ये 10% किसके साथ जाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूत लड़ रही है। तो इसलिए ये जो जैसे आप देखिए स्वाति मालीवाल, अब अरविंद केजरीवाल ने किया क्या? उनको राज्यसभा भेजा। स्वाति मालीवाल कर क्या रही हैं? जब से उनकी दूरी बढ़ी है, मतलब एक तरह से टेक्निकली वो उनकी सांसद हैं, लेकिन वो अब मुख्यमंत्री आवास पर कूड़ा, दिल्ली में कहीं कूड़ा होता है, फोटो होता है, वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, परसेप्शन बना रही हैं, नैरेटिव सेट कर रही हैं। इस तरह से जम के मैंने जब कुछ लोगों से बात की तो उन लोगों के बीच में मैंने पाया कि बहुत ही अरविंद केजरीवाल जो है वो अलोकप्रिय जैसे हो गए हैं। पहले वही वोटर, माने ये जो बीजेपी का वोटर है वो लोकसभा और विधानसभा दोनों में वोटर रहता है उसका, लेकिन जो बड़े लेवल पर मदद करता है आम आदमी पार्टी को वो एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी और कुछ सवर्ण है, कुछ है। और उसमें क्या है कि ये लोकसभा में थोड़ा इसमें से जुड़ जाते हैं और बीजेपी को सफलता मिलती है। लेकिन अब इस बार दिख रहा है कि इसमें कुछ लोगों को के बीच में ये परसेप्शन बनाने में बीजेपी सफल रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो एक्साइज पॉलिसी थी जिसको उन्होंने जून 2021 में परिवर्तन किया था, उसमें वो इन्वॉल्व है, 5 महीने जेल में रह के आए हैं, उनकी कैबिनेट जेल में रह के आई है और इस मैसेज को बीजेपी बहुत ही सक्सेसफुली लोगों में ट्रांसमिट करने में सफल रही है कि ये करप्ट है। तो जब करप्ट है तो उनकी जो बिजली, पानी, फ्री बस और ये जो पॉलिटिक्स थी वो कहीं न कहीं फीकी पड़ गई है और मुझे भी नहीं लगता था व्यक्तिगत तौर पर कि ये इतना जल्दी लोग जो है वो भूल भी जाएँगे और उससे दूर चले जाएँगे। तो ये मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में वाक़ई बड़ा कुछ शॉकिंग सा होने वाला है। कुछ न कुछ ऐसा है जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुत आसान एकदम नहीं होना। बिल्कुल। और ये भी एक आप तरह ये देखिए कि सियासत है कि घूम फिर कर ये कहते हैं ना कि सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है और जो आप करते हैं वो उसी दुनिया में भुगत कर जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने शीला दीक्षित और एक एक कांग्रेस एक पर महत्वपूर्ण इस तरह से आपने बड़ी अच्छी भ्रष्टाचार बात के कही। आपने बहुत अच्छी जी। बात कही पुष्पराज जी। अब अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है उसकी सर्किल पूरी हो गई है। उसमें अब बहुत कुछ उनके पास ना उनका भी जो एक मसीहा का एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ईमानदार की छवि थी और जो एक राजनीति उसमें बहुत कुछ खत्म हो चुका है। अब दम नहीं तो रह अब उसमें गया। जी, जी, बिल्कुल। उसमें वो जो चार्म और एक वो उसमें कुछ अब नया दिख नहीं रहा है। जनता ऊब सी गई है। ये हकीकत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे
नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं कि जनता उपसी गई है और अब वही बातें बार-बार उसी तरह की बात करना, वो कितने ईमानदार हैं, कितने ये हैं, वही बार-बार बात करना, अपने ही आप को रिपीट करना और इतना रिपीट करना कि लोग ऊब जाएँ, उस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लोग कुछ नया चाहते हैं, जनता है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का ये निज़ाम है, बदलाव चाहती है जनता। लास्ट कमेंट संक्षेप में बहुत आपसे विवेक जी कि हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, लोग बार-बार ये सवाल पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं ये लोग कि वहाँ पर भी लग रहा था कि बीजेपी के बरखिलाफ है पूरी हवा और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी या महाविकास अघाड़ी की। दिल्ली में भी एज पर नज़र आ रही है, यानी कि एज है अभी आम आदमी पार्टी को, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप एलजी की भूमिका या जो रही लगातार और उसके साथ-साथ चुनाव आयोग, क्या इसको दरकिनार किया जा सकता है? क्या आपको लगता है क्योंकि सत्ता में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, यहाँ पर चप्पे-चप्पे पर उनके कार्यकर्ता हैं और वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बीजेपी की तरह वो सियासत करते हुए नज़र आते हैं, इसलिए हरियाणा और महाराष्ट्र दिल्ली में मुमकिन नहीं हो पाएगा? एब्सोल्युटली बुशरा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। महाराष्ट्र, हरियाणा में जब चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस का ध्यान नहीं था। जो बूथ लेवल पर जिस तरह का मैनेजमेंट की ज़रूरत है और जिस तरह की देख-रेख की ज़रूरत है और जो मैनिपुलेशंस बीजेपी करती है वोटर लिस्ट से लेकर बूथ के लेवल तक, ये सारे मैनिपुलेशंस के ऊपर देख-रेख करने का जो एक उसकी ज़िम्मेदारी होती है, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नहीं दिखाई दिए। और ये सारी जो बातें हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में और हरियाणा के चुनाव में जो कुछ भी जिस तरह के रिजल्ट्स आए, वो सबको आश्चर्यचकित करने वाले जो रिजल्ट्स आए, वो बाद में फिर जिस तरह की बातें सामने आई कि वोटर लिस्ट में एकदम 40 लाख 50 लाख लोग ज़्यादा दो चुनाव के बीच में ऐड कर दिए गए, ये सारी बातें बाद में आई। दिल्ली के चुनाव में मुझे लगता है कि इस तरह की किसी कंप्लेंट का बाद में स्कोप नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से ही इस तरह की बातों पर ध्यान रखे हुए है और वो इस तरह की बातें हमेशा ही पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस तरह के मुद्दे उठा रही है। तो ऑलरेडी लोगों का ध्यान है, आम आदमी पार्टी का भी है और उसकी वजह से कांग्रेस को भी उसका एक फायदा मिल रहा है कि बीजेपी कहाँ कहाँ मैनिपुलेशंस कर रही है। तो अगर आप इन मैनिपुलेशंस के प्रति अलाइव है तो आप चुनाव के बाद अगर बिल्कुल ही उल्टे रिजल्ट्स आ जाए आपकी अपेक्षा से, तो आप फिर बाद में कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पहले से ही जानकारी थी कि इस तरह की बातें हो रही थी। उसके ऊपर जो कुछ भी इलाज करना है वो आपको पहले से ही करना चाहिए था। महाराष्ट्र में ठीक है, अभी आप कह सकते हैं क्योंकि उस समय आपने ध्यान नहीं दिया था और बीजेपी ने आप का ध्यान बटाकर लाड़की बहन वगैरह इस तरह की योजनाओं को लाकर इस तरह के मैनिपुलेशंस अंदर से किए, ऐसा लग रहा है अभी। क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो चुनाव के नतीजे आए थे, मैं जो समझ रहा था बिल्कुल अप्रत्याशित थे। इस तरह के चुनाव के नतीजे आएंगे ये कोई नहीं कह रहा था। तो कहीं ना कहीं वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी ने मैनिपुलेशंस किए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी इस तरह के बातों से मतलब पूरी तरह से जानकारी आम आदमी पार्टी रख रही थी कि कहाँ कहाँ क्या क्या मैनिपुलेशन हो रहा है, वो उसकी बार बार बात भी कर रही थी। तो उसके बाद अगर वो हार जाती है तो फिर उन मुद्दों को सामने लाकर फिर वो उनके कारण वो कारण बताकर ये नहीं कह सकती कि भाई हम इसलिए हार गए कि बीजेपी ये कर रही थी। तो आप कर रही थी बीजेपी, तो आप क्या कर रहे थे, ये सवाल लोग पूछेंगे। जहाँ तक केजरीवाल जी के इमेज का सवाल है, मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर लोग अपना मत उनके बारे में बिल्कुल उल्टा हो जाए लोगों का कि भाई ये तो करप्ट है। कौन करप्ट नहीं है, मतलब लोग बीजेपी करप्ट नहीं है ऐसा मानते हैं, ऐसा मैं नहीं समझता। सारी पार्टियां करप्ट है यही लोग मानते हैं, केवल केजरीवाल करप्ट। लेकिन उनके बंगले का जो मुद्दा है उससे उनकी इमेज खराब हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी भी 8,000 8,500 करोड़ का विमान लेकर घूम रहे हैं, ये भी लोग जानते हैं। तो केवल लोग सिंगल आउट करेंगे अरविंद केजरीवाल को और मोदी को हर चीज पर माफ कर देंगे, इस तरह का लोगों का कुछ माइंडसेट बना है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन डैमेज तो होगा, डैमेज बीजेपी ने केजरीवाल की इमेज को किया है। लेकिन सिंपैथी वर्सेस डैमेज, इसमें क्या वो जो सिंपैथी है वो डैमेज को कैंसिल आउट करती है या फिर डैमेज जो है वो सिंपैथी को कैंसिल आउट करता है, ये देखने वाली बात होगी बुशरा जी। जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इससे पहले 2 चुनाव देखे, उसमें क्लियर कट साफ तौर पर लग रहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स नहीं थे। लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है,
कांग्रेस की मौजूदगी मजबूती से, ये जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। और इसीलिए हमने लास्ट में देखा जिस तरह की जुबानी जंग हमने दोनों में देखी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, वो शायद इससे पहले कभी देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी टक्कर सीधे तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस का देखना है कि कितना वो अपनी वापसी कर पाती है। अब से कुछ देर में आप एग्जिट पोल देखेंगे डीबी लाइव पर, और उसमें भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि दिल्ली का चुनाव किधर गया है और लोगों ने क्या कुछ डिसाइड किया है। बहुत शुक्रिया पीयूष जी, विवेक जी और संदीप जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कहीं जाएगा नहीं, कुछ देर बाद ही आप देखिए डीबी लाइव पर सबसे सटीक एग्जिट पोल राजीव जी के साथ। नमस्कार।